स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट जो अभी आप पढ़ोगे उसे आपको क्लास 12th में दोबारा से पढ़ना है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर केवल और केवल बेसिक बातें करोगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्लास है इलेक्ट्रिक करंट का। तो धीरे धीरे एक एक बातें जो बेसिक्स इंट्रोडक्शंस हैं वो आज के क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसको समझने के लिए तुम्हें पहले इलेक्ट्रिक चार्ज समझना पड़ेगा, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले तो डेफिनेशन यहाँ पर समझ लो। डेफिनेशन मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, जैसे कि कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनकी एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन के पास जो प्रॉपर्टी होती है, इन पार्टिकल्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें। अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो सपोज कर लो कि आपके पास कोई एक चार्ज है और उसके सामने में दूसरा चार्ज तुम लेकर के आते हो, तो उनके बीच में एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, इस टाइप से। यही इफेक्ट्स हैं आपके। तो डेफिनेशन में आपको लिखना है इलेक्ट्रिक चार्ज के, दैट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एकदम याद कर लो इसको। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं एटम के बारे में, ठीक है। तो एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे कि ये हमारा सेंट्रल पार्ट है एटम का, इसको हमने नाम दिया कि इसे न्यूक्लियस कहा जाएगा, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट पाथ एंड ऑर्बिट्स। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, ये एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये दूसरा पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स रहेगा, न्यूट्रॉन्स रहेगा। एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, और प्रोटॉन जो है वो कैसा रहेगा, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। अब न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। ये सारे पॉइंट्स लिखते जाना, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं ये सब तुम्हें लिखते जाना है, बिकॉज इन्हें लिख करके रखोगे तो एग्जाम में हेल्प मिलेगा ना, याद कर पाओगे अच्छे से। एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो हम अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात करें और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, वो बात अलग है दैट कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होगा, बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगे। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब सामान्य कंडीशन में अगर हम लोग देखें, अ बॉडी इज न्यूट्रल दैट इज इट एग्जिबिट्स नो चार्ज। मतलब सामान्य कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें तो कोई भी बॉडी जो है वो क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। मीन्स उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इसीलिए वो क्या है, न्यूट्रल है। A body will acquire a positive or negative charge depending upon whether electrons are removed from it or added to it. कोई भी बॉडी या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, तो कैसे एक्वायर करेगा, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स उसमें से हटा दो, निकाल दो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर दो। कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रहा है, जैसे कि सपोज करो कि कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है, नेगेटिव चार्ज को निकाला गया है। अगर कोई बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डाला गया है,
समझ रहे हो? तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, सारे नोट कर लो और हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आ गए हम लोग। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी अगर है तो पॉजिटिव होगा। एंड अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में ज़्यादा है तो बॉडी नेगेटिव होगा। तो ये समझना है यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है कि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। अगर दोनों बराबर है, प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ये दोनों अगर बराबर है तो तुम्हारा बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। वही अगर मान लो कि प्रोटॉन्स का संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कम है, डेफिशिएंट है बॉडी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है मतलब कि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट दैट की चार्जिंग ऑफ बॉडी मतलब किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना होता है, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना होता है तो हम लोग उसे कैसे चार्ज करते हैं? तो चार्ज करने का तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखो अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि बॉडी को ऐसे रब किया जा सकता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहने का मतलब हुआ कि दो बॉडीज़ को आपस में ज्वाइन करना, कांटेक्ट में लाना, उस तरह से भी बॉडीज़ को चार्ज किया जा सकता है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है कि किसी भी अनचार्ज बॉडी के सामने, किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी के सामने एक चार्ज्ड बॉडी ले आना, तो उसमें भी बॉडी जो है चार्ज हो जाता है। खैर हम लोग यहाँ पर केवल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन टू बॉडीज, ठीक है, एटलीस्ट वन नॉन कंडक्टर, कम से कम एक जो है, दो बॉडीज लिया हमने उसमें से एक जो है वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए। आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर मतलब कि दो बॉडीज़ लिया, उसमें से मिनिमम एक जो हमारा नॉन कंडक्टर है और दोनों को हमने रब किया। हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम। अब तुम फ्रिक्शन ऐसे कर रहे हो तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ना। अब दो बॉडीज़ को ऐसे ऐसे तुम रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो वो जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस हीट प्रोड्यूस्ड। इस हीट की वजह से, ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ बॉडीज आर एक्साइटेड। अब दोनों बॉडीज में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे ना वो एक्साइट हो गए, वो एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो रब किया तो उससे एनर्जी दिया, वो उस एनर्जी की वजह से जो बॉडीज में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्साइटेड हो चुके हैं। Now the body having more electron affinity attracts some of the electrons from the other body। अब जिस बॉडी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहता है, वो क्या करेगा? दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स भी जाना चाह रहे थे, बॉडी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वहाँ पर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाएंगे। अब बोथ दी बॉडीज डेवलप इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बाय दिस मेथड। मतलब कि थोड़ा और डिटेल में अगर समझे कि जैसे यहाँ पर एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, अब इसको तुमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हो गए, तो इससे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। मीन्स इसमें तुम्हारा पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल था, बॉडी न्यूट्रल था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया ना इसमें, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जितना नेगेटिव ये हुआ है उतना ही पॉजिटिव तो ये होगा ना। तो इसीलिए फ्रिक्शन की वजह से जब भी किसी बॉडीज़ को चार्ज किया जाता है तो उसमें बॉडीज़ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है दैट कि अगर आप ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करो तो कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो ग्लास रॉड और सिल्क अगर हम इन्हें आपस में रब करते हैं तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है ग्लास रॉड और नेगेटिव हो जाता है सिल्क क्लॉथ। उसके बाद फर या फिर वुडन क्लॉथ,
वुलन क्लॉथ को हमने रब किया किसके साथ, या तो इबोनाइट रॉड या फिर एम्बर या फिर रबर रॉड, इनसे हमने दोनों मतलब रब किया, इन मटेरियल्स को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया। तो यहाँ पर वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाकी जो भी ये बॉडीज़ हैं ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। उसी तरह से एग्जांपल्स है वुलन कोट, प्लास्टिक सीट, वुलन कारपेट, रबर शूज़, नायलॉन और एसीटेट या उसको क्लॉथ से, ड्राई हेयर और कॉम्ब। तो ये जितना भी एग्जांपल है इसमें तुम्हें दिखाया गया है टेबल में कि कौन पॉजिटिव हो रहा है कौन नेगेटिव हो रहा है। तो फ्रिक्शन से जब भी चार्जिंग करोगे फ्रिक्शन के द्वारा तो तुम्हें ये याद रखना है कि एक बॉडी जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ है दूसरा बॉडी उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वही तो दूसरे में गया है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में आपको रिपल्शन दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन। तो ये तुम्हें मतलब जानना है और ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज है रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। मतलब सेम चार्ज सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्शन, ऑपोजिट चार्जेस है अट्रैक्शन। बहुत ही आसान चीज़ है। अब देखो यहाँ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब हो गया, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी का कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस हैं वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। ये क्लास 11th में आपको स्केलर वेक्टर बहुत डिटेल में बताया जाएगा। बस अभी यहाँ पर ये समझो कि चार्ज जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, किस दिशा में चार्ज है वो मायने नहीं रखता है चार्ज के केस में। बस इतना ही सिंपल मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। और अगर स्केलर वेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो देन यू कैन गो एंड फर्स्ट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, आफ्टर दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना जान लो कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स कि इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का कहने का मतलब है कि चार्ज जो किसी बॉडी पे होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का। कहने का मतलब हो गया कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ऐसा कभी होगा दैट 5.5 इलेक्ट्रॉन जंप करे, 5.5 इलेक्ट्रॉन जंप करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। दैट मीन्स कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इंटीजर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो या तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस तरह से। और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये मैं आगे बताऊँगा तो अभी कूलम्ब क्या है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी में जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर का मल्टीपल होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा। ये इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी बॉडी का चार्ज जो है इंटीजर में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। नेक्स्ट है आपका दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी इन द सेंस कि उसको और किसी दूसरे बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, ना ही वो किसी से टच में है, ना ही और किसी बॉडी के इन्फ्लुएंस में है, वो बिल्कुल अकेला है, वो आइसोलेटेड है, पूरा सबसे एकदम अलग है। तो उसका जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होगा, ना उसका चार्ज बढ़ेगा ना ही घटेगा। समझ रहे हो, अगर उसका चार्ज बढ़ रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं से वो कनेक्टेड है। तो अगर बॉडी आपका आइसोलेटेड होता है, किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ये सारे नोट करना है आपको ताकि एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट्स ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज? तो कूलम्ब आपका चार्ज का यूनिट होता है। सी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब,
and it is denoted by capital C, and 1 coulomb is equal to charge on 625 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि 1 कूलम का चार्ज है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं। उतना इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना, तब जाकर के 1 कूलम का चार्ज मिलता है। मतलब सोच सकते हो कि कूलम जो है वो कितना छोटा यूनिट होता है कि नहीं। अब 1 ग्राम 1 केजी, 1 ग्राम अगर सामान खरीदोगे तो इतना सा मिलेगा, 1 केजी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 10 केजी 1000 केजी मेगा टन, ये तो ज़्यादा होते चला इस तरह से। तो कूलम उसी तरह से एक बहुत छोटा यूनिट होता है, ठीक है। अगर 1 कूलम आपको कहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 625 इंटू 10 टू द पावर 16, मतलब 625 के बाद 16 जीरो, इतना इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर। अब आ जाते भाई न्यूटन्स थॉट क्या है। न्यूटन्स थॉट कहने का मतलब हो गया कि न्यूटन का क्या सोच था कि इफ़ अ न्यूट्रल बॉडी इज़ मेड पॉजिटिवली चार्ज, अगर आपने किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, तो किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, ताकि प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाए और बॉडी ओवरऑल नेट पॉजिटिव चार्ज हमें दे। इज़ देयर एनी चेंज इन मास, तो क्या उस बॉडी में कोई मास का चेंज होगा? ऑफ कोर्स होगा। देखो, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मानता हूँ कि ये बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, बट अगर किसी भी बॉडी से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे रहे हो तो उसका मास इसके रेस्पेक्ट में इतना, जितना निकालो, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इतना टाइम्स ये कम हो गया ना मास उसका। इलेक्ट्रॉन्स का भी मास है, नेग्लिजिबल है बट है। तो अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से आपने सपोज करो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए ताकि वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो उस बॉडी की जो मास है वो ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अरे बस में तो न्यूटन्स थॉट है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, याद रख सकते हो, ताकि कोई पूछे तुरंत हाजिर जवाब भी आपको देना है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मतलब कि हमने एक फिजिक्स में एक ऐसा ब्रांच बनाया जिसमें कि उन्हीं चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो केवल रेस्ट पे रहते हैं। तो उस ब्रांच को नाम दे दिया गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला ब्रांच, ठीक है। उसमें आपको मूविंग चार्जेस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसी तरह से नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। मतलब कि अगर आपके चार्जेस जो हैं वो मोशन में आ जा रहे हैं, मोशन में है चार्जेस अगर, तो वो ब्रांच आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो है रेस्ट पे रहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो है मोशन में रहेंगे। तो ये रहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन टॉपिक। एक बार फिर से तुम रिकॉल कर लो सारा। पहले तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर साइड में मैंने लिखा ये पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या है, कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूनिट क्या है चार्ज का, न्यूटन्स थॉट क्या है, और स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन हो चला है, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, जिसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अपने जो बहुमूल्य सुझाव है वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम उन पे विचार कर पाएँ और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।